वर्तमान में दो लंका है। एक रामायण की पौराणिक लंका और दूसरी आधुनिक लंका। आधुनिक लंका यह आज का श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका को लंका यह नाम 1972 में दिया गया था और फिर 1978 में लंका के आगे श्री शब्द को जोड़कर उसे श्रीलंका कर दिया गया था। 1972 के पहले आज की श्रीलंका को लंका कभी कहा ही नहीं गया था, क्योंकि श्रीलंका के प्राचीन नाम रत्नद्वीप, सिंहला, सीलन और सीलोन था, पर लंका या श्रीलंका कभी भी नहीं था। इसलिए ही आज की श्रीलंका या रामायण में वर्णित लंका हो ही नहीं सकती। तो फिर रावण आज के श्रीलंका का लंकापति होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी सीलोन के इतिहास में रावण नाम का राजा या राक्षस कभी पैदा ही नहीं हुआ था। इसीलिए रामायण में वर्णित रावण या आज के श्रीलंका का लंकापति था या आज की श्रीलंका या रामायण में वर्णित लंका है, इन दोनों बातों को सभी भारतीयों को अपने दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना ही उचित होगा। और रामायण में वर्णित रावण और उसकी लंका को भारतीय भूभाग और भारत के इतिहास में ही ढूंढ निकालना होगा। रावण और उसकी लंका को ढूंढने का प्रयास भारतीय विद्वानों द्वारा पहले भी किया गया था और इस प्रयास के तहत उन विद्वानों द्वारा मौर्य वंश के 10 ही सम्राट बताकर सम्राट अशोक को ही रावण बना दिया गया। और इसलिए ही वे लोग लंका को ढूंढने के लिए कलिंग यानी उड़ीसा चले जाते हैं, मगर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। कुछ विद्वानों ने गोंड राजा के रूप में रावण को पेश कर रखा है और इसलिए वे लोग लंका को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक चले जाते हैं, मगर उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिलता। कुछ विद्वान रावण को द्रविड़ों का राजा कहते हैं, इसलिए वे लंका को ढूंढते हुए दक्षिण भारत और फिर वहां से श्रीलंका चले जाते हैं, मगर उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए वे लोग आधुनिक श्रीलंका को ही जबरदस्ती रामायण की पौराणिक लंका साबित करने में लग जाते हैं। और कुछ विद्वान तो आजकल रावण को ब्राह्मण भी कहने लगे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। रावण और उसकी लंका को लेकर भारत के सभी विद्वान भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि वे ब्राह्मणी संदर्भों को आधार बनाकर उन्हें ढूंढते रहते हैं और क्योंकि ब्राह्मणों ने बड़ी ही चालाकी के साथ भारत के ऐतिहासिक स्थानों और पात्रों के नाम बदल दिए हैं, इसलिए ही उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। ब्राह्मणों ने सिर्फ ऐतिहासिक स्थानों और पात्रों के नाम ही नहीं बदले, बल्कि भारतीय इतिहास में ब्राह्मणी श्रेष्ठता के साथ ही वर्ण और जाति व्यवस्था की गंदगी का मिश्रण करके इतिहास को इस हद तक विकृत कर दिया है कि भारत के इतिहास की ऐतिहासिकता खत्म होकर उसे काल्पनिक पौराणिक कथाओं का स्वरूप प्राप्त हो गया है। मगर उन काल्पनिक कथाओं में अभी भी सत्य इतिहास के कुछ अंश बचे हुए हैं। उन अंशों, प्रचलित लोक कथाओं और ब्राह्मणी प्रतिक्रांति के पहले भारत से बाहर गए हुए ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर रावण कौन था और उसकी लंका कहाँ थी, इन दोनों बातों का पक्के तौर पर पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यह लोक कथा जो पहाड़ी नगर के उत्तरी द्वार के पश्चिमी पहाड़ी विपुलगिरी में प्रचलित है, उसके अनुसार प्राचीन समय में इस पहाड़ी की दक्षिणी ढाल के उत्तरी भाग में गर्म जल के 500 झरने थे, जो अब 10 ही बचे हैं। और उन झरनों का वास्तविक उगम जो भूमि के भीतर भीतर बहते हुए इस स्थान पर आकर फूट पड़ते हैं, वह हिमालय के दक्षिण अनवतप्त झील से है और इसे रावण की हद कहते हैं। लोक कथा में उल्लेखित संदर्भों के अनुसार रावण की हद यानी ही रावण के राज्य की सीमाएं यह हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में थी, जहाँ विपुलगिरी नामक पहाड़ी है तथा उस पहाड़ी क्षेत्र में गर्म पानी के झरने हैं और उसे पहाड़ी नगर भी कहा जाता है। इस आधार पर अगर हम हिमालय के श्रेणियों के आसपास के राज्यों को देखें तो विपुलगिरी नामक पहाड़ बिहार राज्य के राजगीर में है और राजगीर को पहाड़ी नगर भी कहा जाता है और उन क्षेत्रों में गर्म पानी के झरने भी है। लोक कथा और बिहार राज्य के राजगीर की समानताओं से यह बात सिद्ध हो जाती है कि रावण के राज्य की सीमाएं बिहार के राजगीर में ही थी। साथ ही नेपाल के लंकावतार सूत्र में भी लिखा है कि लंका का राजा रावण मलयगिरी पर जाकर शाक्य सिंह से मिले थे और उन्हें लंका में आने के लिए आमंत्रित किया था और शाक्य सिंह लंका गए भी थे। लंकावतार सूत्रों में जो मलयगिरी यानी मलय पर्वत का उल्लेख है, उसमें मलय शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक गरुड़ के पुत्र का नाम और दूसरा पहाड़ों का प्रदेश। पहले अर्थों के आधार पर अगर हम देखें तो मलयगिरी यह गुरुद्धकुट पर्वत को ही कहा गया है, क्योंकि गुरुद्धकुट पर्वत तो गुरुद्धकुट यह नाम इस पहाड़ी का आकार गरुड़ के समान होने की वजह से ही इसे प्राप्त हुआ है। और दूसरा अर्थ पहाड़ों का प्रदेश के अनुसार यह राजगीर ही है, क्योंकि राजगीर को पहाड़ी नगर भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि गुरुद्धकुट पर्वत बिहार के राजगीर पहाड़ियों में ही है।
लंकावतार सूत्र से भी यह बात पूर्ण साबित हो गई है कि रावण का राज्य बिहार के पहाड़ी नगर राजगीर में ही था। और रामायण में भी यह लिखा हुआ है कि पहाड़ की 3 चोटियां जिसे त्रिकुट कहा जाता है, वह रावण का निवास स्थान था। रामायण का यह संदर्भ भी इस बात को और पुख्ता कर देता है कि रावण पहाड़ों के नगर में ही रहता था और पहाड़ों का नगर तो बिहार राज्य का राजगीर ही है। लोक कथा, लंकावतार सूत्र और रामायण, इन तीनों में वर्णित संदर्भों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रावण का राज्य बिहार के पहाड़ी नगर राजगीर में ही था। मगर अब भी 2 सवाल बचे हुए हैं कि रावण कौन था और उसकी लंका कहाँ थी। इसके लिए हमें लंकावतार सूत्र में लिखी एक और बात पर गौर करना होगा, जिसके अनुसार राजा रावण शाक्य सिंह से मलयगिरी पर मिले थे और उन्हें मलयगिरी के ठीक नीचे लंका में पधारने का आमंत्रण दिया था और शाक्य सिंह लंका में गए थे। लंकावतार सूत्र में लिखे गए इस संदर्भ से हुबहू मिलती हुई घटना बुद्ध इतिहास में पहले ही घटित हो चुकी थी। वह इस प्रकार से है। बुद्ध गुरुदकृत पर्वत पर ठहरे हुए थे, तब राजा अजातशत्रु ने उन्हें पाटलिपुत्र आने का आमंत्रण दिया था। तब बुद्ध आनंद सहित पाटलिपुत्र गए थे और पाटलिपुत्र को देखकर बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, इस नगर का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन कभी बाढ़, आग और आपसी कलह के कारण यह बर्बाद हो जाएगा। लंकावतार सूत्र में लिखित राजा रावण और शाक्य सिंह का संदर्भ और बुद्ध इतिहास में घटित राजा अजातशत्रु और बुद्ध की घटना बिल्कुल एक जैसी ही है। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बुद्ध इतिहास को आधार बनाकर ही लंकावतार सूत्रों को लिखा गया। साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिसे राक्षस राज रावण कहा जाता है, वह मगध के राजा अजातशत्रु ही है, और जिसे रावण की लंका कहा जाता है, वह राजा अजातशत्रु द्वारा बसाया गया पाटलिपुत्र ही है। लंकावतार सूत्र और बुद्ध इतिहास के मिलान से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई है कि राजा अजातशत्रु ही रावण है और पाटलिपुत्र ही लंका। मगर अब भी और 2 सवालों के जवाब ढूंढना बाकी रह जाता है। वह यह है कि राजा अजातशत्रु यानी ही रावण को राक्षसों का राजा और पाटलिपुत्र को लंका या सोने की लंका क्यों कहा गया था। राजा अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र को छावनी के रूप में बसाया गया था और इस छावनी में राज्य की रक्षा करने वाले सैनिक और उनका राजा अजातशत्रु रहा करते थे। इसलिए उन राज्य की रक्षा करने वाले सैनिकों को राक्षस और उन रक्षक सैनिकों के राजा अजातशत्रु यानी रावण को राक्षसों का राजा कहा गया था। छावनी के रूप में बसाया गया पाटलिपुत्र आगे चलकर नगर और फिर महानगर के रूप में विकसित हुआ था। रक्षा सैनिकों की छावनी होने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाटलिपुत्र के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनाई गई थी और दीवार के बाहर चारों ओर से गहरी और चौड़ी खाई खोदी गई थी, जिससे पाटलिपुत्र एक दुर्ग की तरह दिखता था। साथ ही पाटलिपुत्र को 3 नदियों के संगम स्थान पर बसाया गया था, इसलिए इसके चारों ओर खोदी गई खाइयों में हमेशा पानी भरा रहता था। इसलिए पाटलिपुत्र एक टापू की तरह भी दिखता था। और क्योंकि लंका यह शब्द नगर, दुर्ग और संपूर्ण टापू, इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है और ये तीनों खूबियां पाटलिपुत्र में थी, इसलिए ही पाटलिपुत्र को पहले लंका कहा गया और फिर कालांतर में सोने की लंका कहा जाने लगा। पाटलिपुत्र को सोने की लंका कहने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण, पाटलिपुत्र यह गंगा, गंधक और सोन, इन 3 नदियों के संगम स्थान पर बसाया गया था, जिसमें सोन दरिया सबसे छोटा और सुरक्षित था, क्योंकि उसमें गंगा और गंधक नदियों की तुलना में बाढ़ आने का खतरा सबसे कम था। इसलिए सोन नदी के संगम स्थल पर बसाए जाने के कारण ही पाटलिपुत्र को सोन की लंका कहा गया, जो अपभ्रंशित होकर सोने की लंका में तब्दील हो गया। दूसरा कारण यह है कि सभी दृष्टि से पाटलिपुत्र यह सबसे सुरक्षित स्थान होने के कारण यह कई राजवंशों की राजधानी बना, जिसमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुके यूनानी राज मेगास्थनीज ने स्वर्ण जड़ित मौर्य महल को देखा था, यानी ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र के महल को सोने से मढ़ा गया था, इसलिए भी पाटलिपुत्र को सोने की लंका कहा गया था। सोन नदी पर स्थित होना और महल को सोने से मढ़ा जाना, इन दोनों कारणों की वजह से पाटलिपुत्र को सोने की लंका कहा जाता था। और रामायण में सोने की लंका को जलाए जाने का वर्णन है, मगर भारत के कुछ विद्वानों के अनुसार सोने की लंका को जलाए जाना यह काल्पनिक घटना थी, क्योंकि सोना जलता ही नहीं। मगर सच्चाई तो यह है
कि सोने की लंका को जलाए जाना यह काल्पनिक घटना ना होकर ऐतिहासिक घटना थी, जो इस प्रकार से है। पाटलिपुत्र यह छावनी के रूप में बसाए जाने के कारण ही इसे पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, और इसीलिए ही पाटलिपुत्र शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और गुप्त वंश की भी राजधानी रही थी। और क्योंकि पाटलिपुत्र को 3 नदियों के संगम स्थान पर बसाया गया था, इसलिए भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए इसे ईंटों का न बनाकर लकड़ी से बनाया गया था। 399 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री फायान ने पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ी की सुरक्षा दीवार देखी थी, मगर वैनसांग के काल तक यानी 632 ईस्वी तक पाटलिपुत्र नगर नष्ट किया जा चुका था। चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से यह बात सिद्ध हो जाती है कि पाटलिपुत्र को 399 और 632 ईस्वी के बीच के काल में ही नष्ट किया गया था। और उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार विदेशी हुन आक्रमणकारियों ने 458 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, और उस समय गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। और पाटलिपुत्र के कुमरहारा के 80 स्तंभ हॉल में पाई गई राख की एक मोटी परत से यह बात साबित हो जाती है कि हुनों द्वारा पाटलिपुत्र को जलाकर ही नष्ट किया गया था। अगर सोने की लंका यानी ही पाटलिपुत्र को आक्रमणकारी हुनों द्वारा 458 ईस्वी में जलाकर नष्ट किया गया था, और यही वर्णन रामायण में भी लिखा गया है, तो फिर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि रामायण कब लिखी गई थी। रामायण की रचना के संदर्भ में जो विदेशी और भारतीय विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हुए हैं, वो सभी ईसा पूर्व 2वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के ही है। मगर रामायण में वर्णित सोने की लंका को जलाया जाना यह आक्रमणकारी हुनों द्वारा 458 ईस्वी में पाटलिपुत्र को जलाकर नष्ट किए जाने की ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर ही किया गया वर्णन है। इस आधार पर तो रामायण किसी भी सूरत में ईसा पूर्व में लिखा गया ग्रंथ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि रामायण संस्कृत में लिखा गया था, और सभी भाषा विज्ञानियों के अनुसार संस्कृत यह कृत्रिम भाषा है जिसका निर्माण पहली ईस्वी सन के बाद का है। और तीसरी बात यह है कि रामायण कागज पर लिखा गया था, और भारत में सबसे पहले कागज 13वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों द्वारा ही लाया गया था, और भारत में पहला कागज बनाने का कारखाना कश्मीर के सुल्तान जैनुल अबिदीन ने 15वीं शताब्दी के दौरान लगाया था। और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कागज का आविष्कार ही 201 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। इन सभी संदर्भों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आज जो रामायण हमें बताई जाती है उसका रचना काल ईसा पूर्व का हो ही नहीं सकता, बल्कि रामायण 15वीं शताब्दी के आसपास यानी मुगल काल के दौरान ही लिखा गया ग्रंथ साबित होता है। रामायण के रचना के संदर्भ में ये दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रामायण ये मुगल काल के दौरान ही लिखा गया था, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रामायण ये मुगल काल के पहले बौद्ध इतिहास में घटित ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर ही लिखा गया था, जैसे कि लंकावतार सूत्र। और क्योंकि लंकावतार सूत्र में राजा अजातशत्रु को ही रावण कहा गया था, इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बौद्धों के लंकावतार सूत्र को नकल करके ही रामायण में रावण का चरित्र लिखा गया था। साथ ही रामायण का एक और मुख्य किरदार जिसे रामायण के रचिता ने दशरथ जातक कथा से ही नकल करके रामायण में लिखा है, वह है राम। बौद्धों के दशरथ जातक कथा में सिर्फ राम ही नहीं बल्कि लक्ष्मण और सीता भी है। और एक खास बात यह है कि जातक कथा में उल्लेखित राम यह बुद्ध का ही प्रतीक है, जो इन उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है। बुद्ध 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त एक सर्वोत्तम पुरुष थे, और साथ ही उन्होंने विनयों यानी मर्यादाओं का निर्माण किया था, इसलिए बुद्ध को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। भगवत शब्द से ही भगवान शब्द बना है, और भगवत यह बुद्ध ही है। साथ ही बुद्ध के लिए सिरि शब्द का भी प्रयोग किया जाता था, यानी ही मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवत और सिरि ये बुद्ध के ही विशेषण हैं। और रामायण में राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया है। अयोध्या, जिसे राम जन्मभूमि भी कहा जाता है, वहां की खुदाई में राम की नहीं बल्कि बुद्ध की ही मूर्तियां मिली है। इन दोनों उदाहरणों से भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रामायण में वर्णित राम ये बुद्ध का प्रतीक दशरथ जातक कथा का राम ही है।
रावण और राम के वर्णन से तो यह सिद्ध हो गया है कि रामायण लंकावतार सूत्र और दशरथ जातक कथा की नकल करके ही लिखी गई है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो जानना बेहद ही जरूरी है वह यह है कि रामायण की थीम क्या थी, यानी रामायण किस विषय को आधार बनाकर लिखी गई थी। बौद्ध ग्रंथों में राम यह बुद्ध का प्रतीक है और रावण यह अजात शत्रु का प्रतीक है। और क्योंकि रामायण में राम और रावण के बीच शत्रुता बताई गई है, इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रामायण की थीम यह देवदत्त, अजात शत्रु और बुद्ध के आपसी बैर पर ही आधारित है। मगर इतिहास में यह बैर कभी युद्ध में परिवर्तित हुआ ही नहीं था। इसलिए रामायण में वर्णित राम रावण युद्ध और उस युद्ध के लिए बनाया गया राम सेतु, ये दोनों घटनाएं कल्पना के आधार पर रामायण कथा को पूर्ण रूप देने के लिए ही लिखी गई थी। और यह बातें अब खुले तौर पर स्वीकार भी की जा रही है कि राम रावण युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए ही भारत और श्रीलंका के जिस हिस्से को ब्राह्मणों द्वारा राम सेतु बताया जाता है वो राम सेतु है ही नहीं, क्योंकि ये बात पहले ही सिद्ध की जा चुकी है कि रावण और आज की श्रीलंका का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। और इसलिए ही भारत और श्रीलंका के बीच का वह हिस्सा राम सेतु न होकर नैसर्गिक संरचना ही है। और ऐसी कई सारी संरचनाएं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अन्य देशों में भी है। इन सभी बातों से यह साबित हो जाता है कि भारत श्रीलंका के बीच के हिस्से को राम द्वारा निर्मित राम सेतु कहना यह ब्राह्मणों द्वारा किया गया दुष्प्रचार ही है। रामायण में वर्णित महत्वपूर्ण विवरणों और बौद्धों के ऐतिहासिक ग्रंथों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रामायण यह ब्राह्मणों द्वारा विकृत किया गया बौद्ध इतिहास ही है।